हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एबीएम मॉड्यूल डी विच इज बेस्ड ऑन कंप्लायंस, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी एंड लिंक फॉर द ग्रुप आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके पहले हम लोग ऑलरेडी मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल सी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो आपके मिस हो गए हैं तो एबीएम की सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आपको इनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। द रिस्क ऑफ लॉस resulting from the inadequate or failed internal process, people and systems, or from the external events is called dash. Options are legal risk, operational risk, market risk, reputation risk. So right answer is operational risk. Operational risk arise होता है due to processing system failures, fraud, उनकी वजह से आपका क्या है operational risk arise होता है। Legal risk arise होता है जब आपका कुछ इस तरीके से lawsuit फाइल हुआ और उसमें judgment इस तरीके से आ जाए which is adverse to your operations, तो फिर वो लीगल रिस्क होता है। मार्केट रिस्क होता है ड्यू टू द एडवर्स मूवमेंट इन द prices in the market, adverse movement in the interest rates in the market, and the changes in the price of the assets, वो मार्केट रिस्क होता है। रेप्यूटेशन रिस्क होता है जब आपकी बैंक की या कंपनी की क्या होती है, नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है। ओके, तो लोगों में एक गलत आपकी पब्लिक ओपिनियन एक फॉर्म हो जाती है, दैट रिजल्ट्स इन रेप्यूटेशनल रिस्क। वहीं एक और रिस्क होता है विच इज नोन एज एनिहिलेशन रिस्क। एनिहिलेशन रिस्क का मतलब होता है कि आरबीआई इस तरीके का रेगुलेटरी एक्शन ले ले या कोई और रेगुलेटरी बॉडी ऐसा एक्शन ले ले विच में रिजल्ट्स इन द क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस, दैट इज द एनिहिलेशन रिस्क। ओके, नेक्स्ट है साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क्स एम्स टू एड्रेस 3 ब्रॉड इश्यूज विच इज नॉट वन ऑफ देम। Options are confidentiality breach, option B availability breach, option C authentication breach, option D integrity breach. So right answer है authenticity breach. So जब हम लोग साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क की बात करते हैं, it aims to resolve 3 main issues. पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच का मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो अगर आपका चोरी हो जाता है तो उसको रोकने का ये मेनली काम करेगी कि भाई वो कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो स्टील ना हो। दूसरा है अवेलेबिलिटी ब्रीच। अवेलेबिलिटी ब्रीच का क्या मतलब होता है, वहां पर आपके बाकी डेटा सिस्टम सब प्लेस में है, उसमें आपका डेटा भी स्टील नहीं हुआ है, बट जो सर्विसेज है दैट आर ओनली मेड अनअवेलेबल, तो वो क्या होता है अवेलेबिलिटी ब्रीच। जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, एक डीडोएस एक अटैक भी होता है, तो वहां पर आपकी क्या होती है, जो आपकी खुद की वेबसाइट होती है उस पे यूजर्स नहीं जा पाते और डाइवर्ट हो जाते हैं कहीं और, तो यहाँ पर भी आपकी जो सर्विसेज है दैट इज मेड अनअवेलेबल टू अदर्स, दैट इज अवेलेबिलिटी ब्रीच। तीसरा है इंटीग्रिटी ब्रीच, जहाँ पे विच रिजल्ट्स इन द करप्शन ऑफ डेटा और सिस्टम, जिससे कि इंटेग्रिटी इंपैक्ट होती है, वेयर देयर इज अ करप्शन ऑफ डेटा और सिस्टम्स। सो कंप्लायंस में मेन यही होता है कि you need to identify these risks, you need to evaluate these risks and you need to address all the given risks. So देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी ऐड किए हैं फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू कैन रीड फ्रॉम आवर पीडीएफ। इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा एंड आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इन बैंक। ऑप्शन ए CCO shall be appointed for a minimum fixed tenure of not less than 3 years. Option B, CCO shall be a senior executive of bank, preferably in the rank of general manager or an equivalent position. Option C, CCO shall have an overall experience of at least 10 years in banking or financial services, out of which minimum 5 years shall be in audit, finance, compliance, legal or risk management functions. Option D, the age of CCO shall not be more than 55 years. एक्चुअली चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, वो सब आपको क्लियर होना चाहिए, उससे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इनमें से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन सी, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, सीसीओ शैल हैव
an overall experience of at least 15 years in banking and services. उसके पास कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में, जिसमें कि कम से कम 5 साल का इन स्पेशलाइज्ड ऑडिट, लीगल कंप्लायंस, इन सब फील्ड में किसी एक में हो सकता है। बाकी उसका अपॉइंटमेंट का मिनिमम टेन्योर कम से कम 3 इयर्स का होना चाहिए, इट शैल नॉट बी लेस देन 3 इयर्स। वो जनरल मैनेजर की रैंक का होना चाहिए कम से कम। उसकी एज शैल नॉट बी मोर देन 55 इयर्स। ओके, नेक्स्ट है what are included in the duties and responsibilities of CCO as the head of compliance function. Options है to apprise the board and the senior management on regulations, rules and standards and any further developments. Option B to conduct the assessment of compliance risk at least once a year and develop risk oriented activity plan for compliance assessment. Option C to report promptly to board or audit committee, board, MD and CEO about any major changes or observations related to compliance risk. Option D all of the above. So जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होता है, ही एक्ट एज एन हेड ऑफ द कंप्लायंस फंक्शंस। ये सारी ही उसकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो उसको बोर्ड, सीनियर मैनेजमेंट को क्या है, इन्फॉर्म करके रखना रहता है रिगार्डिंग द रेगुलेशंस, रूल्स, स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग। ओके, उसको कंप्लायंस रिस्क का लेवल क्या है उसको असेस करना रहता है, साथ में उससे रिलेटेड एक रिस्क ओरिएंटेड एक्टिविटी प्लान रेडी करना रहता है। अगर कोई भी चेंजेस या ऑब्जर्वेशन जो भी उसने रिकॉर्ड करे होते हैं रिलेटिंग टू कंप्लायंस रिस्क, उसकी भी इंफॉर्मेशन उसको ऑडिट कमिटी, बोर्ड या एमडी, सीईओ को देनी रहती है। नेक्स्ट है the dash shall have the overall responsibility to ensure the internal audit function is properly positioned, staff and resourced so that it can carry out the assigned duty independently, objectively and effectively. Options है audit committee of board, option B board of directors of bank, option C chief compliance officer, option D chief vigilance officer. सो जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये देखते हैं कि जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो प्रॉपरली फंक्शन करे, उसमें नेसेसरी उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हो, प्रॉपरली अदर रिसोर्सेज है जिससे वो अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली, इंडिपेंडेंटली, इफेक्टिवली कैरी आउट कर सके। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बैंक। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रिपोर्टिंग लाइन ऑफ हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। ऑप्शन है हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट कैन डायरेक्टली report to either audit committee of the board or to the MD and CEO or whole-time director. Option B, if the board of directors decide to allow the MD and CEO or a whole-time director to be the reporting authority of the head of internal audit, then reviewing authority will be the audit committee of board. Option C, in case where ACB is the reviewing authority of HIA, the ACB shall meet HIA at least once in a year without the presence of senior management. Option D, HIA shall not have any reporting relationship with the businesses verticals of the bank and shall not be given any business targets. So जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट होता है वो किसी को भी रिपोर्ट कर सकता है, एसीबी को भी, एमडी, सीईओ, होल टाइम डायरेक्टर को भी। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अगर वो एमडी, सीईओ इनको रिपोर्ट करता है तो रिव्यूइंग अथॉरिटी उसकी ऑडिट कमिटी होती है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। जब ऑडिट कमिटी उसका रिव्यूइंग अथॉरिटी होती है तो नेसेसरी होता है, कंपलसरी कि दैट शुड मीट हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट एटलीस्ट क्वार्टरली, तो हर क्वार्टर मीटिंग होती है एंड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और बाकी उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता बिजनेस वर्टिकल, उसको कोई भी टारगेट्स, बिजनेस टारगेट्स नहीं दिए जाते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, बिकॉज द मीटिंग ऑफ एसीबी विद द एचआईए इज क्वार्टरली, नॉट एनुअली। नेक्स्ट है all the unreconciled credit entries in the NOSTO accounts which are outstanding for more than dash shall be transferred to a block account and shown as outstanding liabilities. Options are 1 year, 2 years, 3 years, 5 years. So जो भी unreconciled credit entries है NOSTO account में for more than 3 years, they should be transferred to the block accounts, और वो as an outstanding liability show होती है।
तो वहां पर बैंक को क्या होता है, इट इज टू बी रिकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ जो कैश रिजर्व रेशियो एसएलआर नॉर्म्स जो बैंक को फुलफिल करने रहते हैं, सो इट विल बी शोन एज एन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जिसपे बैंक को सीआरआर एसएलआर नॉर्म्स फुलफिल करने रहते हैं। और साथ में जो भी अनरिकंसाइल्ड डेबिट एंट्रीज रहती है विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 2 years, उसके अगेंस्ट बैंक्स को क्या है 100% प्रोविजनिंग करनी रहती है। सो जो अनरिकंसाइल्ड क्रेडिट एंट्रीज रहती है फॉर मोर देन 3 years वो ब्लॉक्ड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, और जो भी अनरिकंसाइल्ड डेबिट एंट्रीज होती है आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 2 years इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज एंट्रीज बैंक हैव टू मेक 100% प्रोविजनिंग। ओके, नेक्स्ट है any adjustment from the blocked account should be permitted only with the authorization of 2 officials, one of whom could be the controlling or head office if the amount exceeds dash. Options है 25,000, 50,000, 2 lakhs, 1 lakh. So right answer है ऑप्शन डी 1 lakh. So जो भी ब्लॉक्ड अमाउंट में जो पैसा पड़ा है अगर उससे आप एडजस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पे 2 ऑफिशियल्स की ऑथराइजेशन लगती है अगर आप जो एडजस्टमेंट कर रहे हो यूज कर रहे हो पैसे को विच इज प्लेस्ड इन द ब्लॉक्ड अकाउंट इफ दैट एक्सीड्स 1 lakh। ठीक है, साथ में बैंक्स को क्या करना होता है, जो भी उसकी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एंट्रीज है मोर देन 5 years इन देयर इंटर ब्रांच अकाउंट दे हैव टू ट्रांसफर दोस इनटू ब्लॉक्ड अकाउंट्स, और वो एज ए अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन आपकी शो होती है। ओके, और कोई भी एडजस्टमेंट अगर इन ब्लॉक्ड अकाउंट से करते हैं तो वहां पर 2 ऑफिशियल्स की ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होती है इफ द अमाउंट एक्सीड्स 1 lakh। ये देखिए मैंने लगभग हर क्वेश्चन के साथ ये एक्सप्लेनेशन दिया है विच यू कैन रीड फ्रॉम आवर पीडीएफ। नेक्स्ट है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 कमर्शियल बैंक्स हैव ट्रांसफर नॉट लेस देन डैश ऑफ देयर नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस टू द स्टैट्यूटरी रिजर्व। ऑप्शन है 15%, 20%, 25%, 50%। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी 25%। सो कमर्शियल बैंक को 25% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट दे हैव टू ट्रांसफर टू दिस स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड बिफोर यूजिंग दैट अमाउंट। जैसे डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करने से पहले भी 25% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट हैज टू बी ट्रांसफर टू दीज रिजर्व। अब इसमें प्रायर अप्रूवल आरबीआई की रिक्वायर्ड होती है अगर इस स्टैट्यूटरी रिजर्व से कोई भी अमाउंट यूज होता है, कुछ भी एप्रोप्रिएशन होता है, सो फॉर दैट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई हैज टू बी यूज, आरबीआई हैज टू बी टेकन। और इसका जो भी आप इसमें एप्रोप्रिएशन कर रहे हो, इस अमाउंट को यूज कर रहे हो विच इज प्लेस्ड इन द स्टैट्यूटरी रिजर्व, उसके रिगार्डिंग जो प्रॉपर डिस्क्लोजर्स करना पड़ता है अंडर द नोट्स टू अकाउंट्स। इसमें सारा आपको एक्सप्लेन करना रहता है जो भी आप मनी को अगर फंड को यूज करते हो प्लेस्ड इन योर स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड। ओके, अगर बैंक्स यूज करती है तो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केट रिस्क। ऑप्शन है मूवमेंट इन द इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन बी सडन विड्रॉल ऑफ लार्ज चंक्स ऑफ डिपॉजिट, ऑप्शन सी मूवमेंट इन द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट, ऑप्शन डी मूवमेंट इन द स्टॉक प्राइसेस। सो मार्केट रिस्क अराइज होता है ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट इन द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक्स और इन द इंटरेस्ट रेट्स और इन द फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डिपॉजिट अगर अचानक से सडन विड्रॉल हो गया, इट में रिजल्ट्स इन द लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क में भी 3 होते हैं, फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क, कॉल रिस्क। इट में रिजल्ट इन द फंडिंग रिस्क फॉर द बैंक्स, जहां पर इनका असेट लायबिलिटी मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर अचानक से बहुत बड़े अमाउंट में अगर डिपॉजिट विड्रॉ हो गया बैंक से, सो इट मे नॉट बी एबल टू मीट इट्स लायबिलिटीज। ओके, सो इट रिजल्ट्स इन द लिक्विडिटी रिस्क फॉर द बैंक एंड नॉट द मार्केट रिस्क। नेक्स्ट है a bank obtained a compliance risk score of 6.5. What compliance risk level does it indicate? Option A need significant improvement, option B needs improvement, option C meet requirement significant improvement, sorry meets requirement, option D well controlled. So right answer है needs improvement. So देखिए ये एक टेबल है which is regarding the compliance risk score. So अगर score falls between 7.1 to 10, then it indicates that it requires significant improvement. बहुत ज्यादा improvement की जरूरत है।
this score is 5.127. It means it needs improvement, though not a very large improvement. Risk score lies between 3.1 to 5. Then कि वो वहाँ पे compliance properly हो रहा है, it meets requirement. और 1 to 3 में मतलब everything is under control, so it is well controlled. Okay. Next, what are the benefits of good compliance culture in banks? Options are low organizational and individual risk. Option B, increased confidence among employees while performing their jobs. Option C, enhanced relationship with the regulators and other stakeholders. Option D, all of the above. So अगर बैंक्स में प्रॉपर कंप्लायंस कल्चर है, प्रॉपरली सब कंप्लाई हो रहा है, सब फॉलो हो रहा है, सो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क, इंडिविजुअल रिस्क कम हो जाएगी, रेप्यूटेशनल रिस्क लो हो जाएगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एम्प्लॉयज में भी कि सारी चीजें वेल कंप्लाइड वे में की जा रही है. इट रिजल्ट्स इन इनहैंस्ड रिलेशनशिप विद द रेगुलेटर्स एंड स्टेक होल्डर्स. ठीक है, इवन वैल्यूएशन भी इंप्रूव होगा फॉर द इन्वेस्टर्स. सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Next है, which of the statements is incorrect regarding whistleblowing process? Option A, the whistleblower can raise the concern in writing or verbally to the ombudsperson or the chief vigilance officer. Option B, all the complaints received by the ombudsman or CVO or the audit committee shall check whether any breach of the code of conduct has happened or not. Option C, ombudsman, CVO or the audit committee will respond to the concern within 2 days of receiving the complaint. Option D, the person who is a whistleblower has to disclose his identity. So which statement is incorrect? Right answer है option D. So जो भी एक्ट कर रहा है एज अ विसल ब्लोअर, जो कि उसको लग रहा है कुछ भी करप्शन है या मिस हैपनिंग हो रही है, तो उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर सकता है. ओके, अपनी कंप्लेन दे सकता है सीवी ओम्बड्समैन, और फिर वो ये देखेंगे कि कुछ करप्शन या ब्राइबरी इस टाइप का तो नहीं कुछ चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में. बट जो एज अ विसल ब्लोअर होता है वो उसके पास राइट होता है, वो डिसाइड कर सकता है वेदर ही वांट्स टू डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी और नॉट. ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता है, बट जो एंटिटी होती है उसके ऊपर ये कंपल्शन होता है कि जो विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखे, उसको डिस्क्लोज ना करे. बाकी जो पर्सन एज अ विसल ब्लोअर एक्ट कर रहा है वो चूज कर सकता है वेदर ही वांट्स टू कीप हिज आइडेंटिटी एनोनिमस और नॉट. ओके, next question, which type of NBFCs are included in the middle layer? Options are all the deposit taking NBFCs irrespective of asset size. Option B, non-deposit taking NBFCs with the asset size of 1000 crores and above. Option C, both the above. Option D, none of the above. So right answer है आपका ऑप्शन सी, both the above. सो देखिए, जो भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, चाहे कितना भी एसेट साइज की हो, दे विल बी पार्ट ऑफ द मिडिल लेयर. अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज है हैविंग द एसेट साइज लेस देन 1000 करोड़, देन दे विल बी द पार्ट ऑफ बेस लेयर एनबीएफसी, प्रोवाइडेड साथ में उनका कोई भी पब्लिक इंटरफेस नहीं होना चाहिए, कोई भी कस्टमर डीलिंग नहीं होनी चाहिए. तो अगर डिपॉजिट टेकिंग है तब तो वो बेस लेयर में नहीं आएगी, और नॉन डिपॉजिट में भी अगर उनका असेट साइज 1000 करोड़ एंड अबव का है तो भी वो बेस लेयर में नहीं आएगी, वो मिडिल लेयर में आएगी. साथ में इफ दे आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटीज लाइक स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हु एंगेज्ड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये सब भी मिडिल लेयर में फॉल करती है आपकी. हाउएवर अभी इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे अपर लेयर एनबीएफसी के लिए पहले रहता था कि टॉप की कुछ एनबीएफसी जिसमें ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती थी वो टॉप लेयर में चली जाती, अपर लेयर में चली जाती थी. अब जिनका भी एसेट साइज ग्रेटर देन 1 लाख करोड़ है वो अपर लेयर एनबीएफसी में फॉल करेगी. वो एनबीएफसी जिनका भी साइज ग्रेटर देन 1 लाख करोड़ है, दे विल फॉल इन द अपर लेयर. नेक्स्ट है रेगुलेटरी मिनिमम नेट ओन फंड फॉर एनबीएफसी आईसीसी, NBFC MFI and NBFC factor shall be increased to dash by 31st March 2027. Options है 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़. So right answer है 10 करोड़. So जो भी आपकी NBFC ICC है which is involved in the investment credit, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या फिर फैक्टर्स, इन सभी का नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट मिनिमम ऑफ 10 करोड़ रहेगा बाय नेक्स्ट ईयर विच इज 31st मार्च 2027.
जो आपकी बेस लेयर की एनबीएफसीज थी विच आर पीयर टू पीयर अकाउंट एग्रीगेटर्स या जो विच आर हैविंग नो पब्लिक इंटरफेस, नो कस्टमर डीलिंग्स, दे विल कंटिन्यू टू हैव नेट ओन फंड्स ऑफ 2 करोड़। बाकी सभी एनबीएफसीज का जो नेट ओन फंड है दैट विल बी इंक्रीज टू 10 करोड़। सो इनके लिए ग्लाइड पाथ था कि बाय 31 मार्च 2025 में आईसीसी की 5 करोड़ नेट ओन फंड हो जाना चाहिए था, माइक्रो फाइनेंस का 7 करोड़ और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में उनका 5 करोड़ और फैक्टर्स का 7 करोड़। दिस इज फॉर द एनबीएफसीज बाय 31 मार्च 2025 and by 31st March 2027 all these types of NBFCs are required to have the NOI for 10 crores. Okay. Next, there shall be a ceiling for NBFC of rupees dash per borrower for financing subscription to initial public offer. Options है 50 lakhs, 1 crore, 2 crores, 5 crores. So maximum कितना फाइनेंस कर सकती है NBFCs to the individual for subscribing to IPO? Limit is 1 crore. Option B is the right answer. Next है under Reserve Bank of India's scale based regulation, lending and investment exposure limits of NBFCs are merged into single limit of dash of the tier 1 capital for the single borrower or party and dash of the tier 1 capital for the single group of connected borrowers or parties. Options है 20% and 30%. Option B 25 and 40%. Option C 15-25%. Option D 20 and 25%. सो पहले एनबीएफसी की क्या थी, अलग अलग लिमिट थी रिगार्डिंग जो लोन्स दे रही है और रिगार्डिंग जो वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो दोनों में अलग तरीके से एक्सपोजर वो लेती है, ठीक है। बट अब इनको क्लब कर दिया गया है और जो एग्रीगेट एक्सपोजर जो कोई एक एनबीएफसी ले सकती है टू अ सिंगल ग्रुप, टू अ सिंगल बोरोवर इज 25% ऑफ देयर टियर 1 कैपिटल एंड फॉर टू द सिंगल ग्रुप ऑफ बोरोवर्स इट इज 40%. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट है the cases where fraudulent intention is not proved at the time of detection will be treated as fraud, where cases of cash shortage of more than dash and cases of cash shortage of more than dash if detected by the management, auditor or inspecting officer and not reported on the day of occurrence by the person handling cash. So भले ही जब हमने फ्रॉडुलेंट इंटेंशन प्रूव नहीं हुआ हो, ओके, बट उसको एज अ फ्रॉड ट्रीट किया जाएगा अगर कैश शॉर्टेज रहा हो मोर देन 10,000 और अगर वो डिटेक्ट किया हो बाय द इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ऑफ 5,000 और मोर और फिर भी वो सेम डे रिपोर्ट नहीं हुआ हो बाय द पर्सन हु इज हैंडलिंग द कैश, इट वुड बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉड ट्रांजेक्शन, फ्रॉड इन द बैंक. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है where an individual or group gains unauthorized access to a network and remains undiscovered for an extended period of time is called dash. Options are distributed denial of service attack, option B social engineering attack, option C malware attack, option D advanced persistent threats APT. So right answer है option D advanced persistent threat. एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट का मतलब होता है जहां पे जो अनऑथराइज तरीके से आपके सेंसिटिव डेटा को एक्सेस किया जा रहा है और बट वो बहुत ही धीरे धीरे इस तरीके से हो रहा है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कि वो पकड़ में नहीं आ रहा है, उसको कहते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स. डीडीओएस में क्या होता है, जो आपकी जेन्युइन साइट होती है वहां पर जो यूजर्स है वो ना जाकर वो डाइवर्ट हो जाते हैं दूसरी जगह. सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. ठीक है. उसी तरीके से आपके काफी सारे टर्म्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, ठीक है. देन वी हैव अ लॉट ऑफ मोर टर्म्स आल्सो, स्पेयरिंग, व्हेलिंग, फार्मिंग. इन सबका मीनिंग्स आपको पता होना चाहिए, इन सबसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. फिशिंग की बात करें सो इट हैपेंस थ्रू द अनसॉलिसिटेड लिंक्स, जो कि ईमेल्स है, मैसेजेस हैं, उनके थ्रू भेजा जाता है, आप उस पर क्लिक करते हो, ठीक है, फिर आपकी सेंसिटिव डेटा शेयर हो जाता है. विशिंग आपका वॉइस मैसेजेस के थ्रू होता है, ओके. स्मिशिंग आपका एसएमएस के थ्रू होता है. सो डिफरेंट मोड्स के साथ क्या है, आपके जो सेंसिटिव डेटा है उसको स्टील किया जा रहा है. नेक्स्ट है banks need to furnish fraud monitoring return in individual fraud case irrespective of the amount involved to RBI electronically using FMR application in XBLR system supplied to them
within dash from the date of detection. ऑप्शन है 7 कैलेंडर डेज, 14 कैलेंडर डेज, 21 कैलेंडर डेज, 30 कैलेंडर डेज. सो राइट आंसर है 21 कैलेंडर डेज. सो विद इन 3 वीक्स, 3 वीक्स का समय होता है बैंक्स को फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न सबमिट करना रहता है आरबीआई को इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है, चाहे कितना भी अमाउंट इन्वॉल्व हो. इसी के साथ एक मंथली सर्टिफिकेट भी उनको सबमिट करना रहता है बैंक्स को, जो कि सीएफएमसी के पास सबमिट करना रहता है, विच इज बेस्ड ऑन इन बेंगलुरु. कि उन्होंने एक कॉपी अपनी जो सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर है उनके पास सबमिट कर दी है. तो ये सर्टिफिकेट भी सबमिट करना रहता है विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ. साथ में बैंक्स को एक फ्लैश रिपोर्ट भी सबमिट करनी रहती है अगर फ्रॉड्स जो है उनका अमाउंट है ऑफ ₹50 मिलियन एंड अबव. तो जो बड़े फ्रॉड्स होते हैं 50 मिलियन एंड अबव, वहां पर पूरा एक फ्लैश रिपोर्ट भी सबमिट होता है जहां पे जो भी डेट, अमाउंट, पार्टी जो भी इन्वॉल्व है उसकी पूरी फुल डिटेल्स सबमिट होती है. एंड इट हैज टू बी सबमिटेड विद इन अ वीक टाइम्स, विद इन अ वीक ऑफ सच फ्रॉड्स कमिंग टू द नोटिस ऑफ द बैंक हेड ऑफिस. ठीक है, तो वो फ्रॉड जब भी जानकारी में आता है बैंक हेड ऑफिस में तो उसके एक हफ्ते के अंदर में फ्लैश रिपोर्ट भी सबमिट होती है. इट हैज टू बी डन फॉर द लार्ज वैल्यू फ्रॉड्स विच आर ऑफ 50 मिलियन अबव. ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो रिटर्न वगैरह सबमिट करना पड़ता है बैंक्स को, विच यू हैव टू रिमेंबर. सो इसमें देखिए मैंने और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है इन द अंडर दिस एक्सप्लेनेशन बॉक्स. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है जहां हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉड्यूल डी डिस्कस करे. अगर आपको सेशन पसंद आया हो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस. और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा. आई हैव शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.